बड़ी समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि चौधरी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत रासायनिक सारणी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर में हम यहाँ आगे पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। नैनसेट समीकरण, गिब्स मुक्त ऊर्जा और विद्युत वाहक बल, इनमें क्या रिलेशन होता है, इनके जो इक्वेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, वो कैसे डेरिवेट किए जाते हैं, ये होते क्या हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में सामान्य जानकारी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्राप्त करेंगे। देखिए, आज का अपना टॉपिक है विद्युत वाहक बल एवं गिब्स ऊर्जा। विद्युत वाहक बल एवं गिब्स ऊर्जा। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के अनुसार एक सामान्य सी जानकारी हम लोग रखते हैं और हमें मालूम है, क्योंकि 11th क्लास में नॉर्मल वे में बहुत ईजी वे में ये बात बताई जाती है। मतलब प्रक्रम के लिए स्वतः परिवर्तित और अस्वतः परिवर्तित जो प्रक्रम होते हैं उनके लिए, और उसमें अच्छे से बताया गया है कि किसी भी सेल के द्वारा किया गया जो कार्य है, ठीक है, उसके जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी वहाँ दी गई है। तो उसी स्थिति में मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँ क्या कि ऊष्मा गतिकी के अनुसार यदि कोई भी प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता है, इट मीन्स जिसमें अपने आप कार्य होता है, तो उसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है, एक महत्वपूर्ण कंडीशन वहाँ होती है। वो क्या होती है कि किसी सेल में कार्य करने पर अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्राप्त होती है। ये उसकी बहुत आवश्यक और इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि यदि किसी भी सेल में कार्य किया जाए, वहाँ से अनंत सूक्ष्म धारा, मतलब कुछ मात्रा में विद्युत धारा की प्राप्ति अवश्य होती है, बशर्ते वो जो प्रक्रम है कैसा होना चाहिए, स्वतः परिवर्तित होना चाहिए, अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम वो होना चाहिए। तो उसी स्थिति में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के अनुसार, ऊष्मा गतिकी के अनुसार, ऊष्मा गतिकी के अनुसार स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए या स्वतः परिवर्तित प्रक्रम की आवश्यक शर्त होती है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि यदि किसी सेल में कार्य किया जाता है, यदि किसी सेल में कार्य किया जाता है तो वहाँ से अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्राप्त होती है, किया जाता है तो वहाँ अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्राप्त होती है। अर्थात साधारण सी बात है कि किसी भी सेल के द्वारा कार्य किया जाता है तो वहाँ से हमें विद्युत धारा की प्राप्ति होती है, जो कि हम लोग प्रकाश ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस में अब हम लोग बात करें कि स्वतः परिवर्तित और मानक अवस्थाओं की, तो उस स्थिति में यदि किसी प्रक्रम के लिए या किसी अभिक्रिया के लिए उसका ताप और दाब निश्चित किया गया हो, ठीक है, तो उस सेल के द्वारा किया गया जो कार्य है, जो कि पीछे हमने चर्चा की है, उस सेल के द्वारा किया गया जो कार्य है उसमें प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा वह सेल विभव के गुणनफल के तुल्य होता है। एक बार फिर बता रहा हूं, निश्चित ताप व दाब पर सेल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह विद्युत धारा की मात्रा व सेल विभव अर्थात EMF के गुणनफल के तुल्य होता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप व
दाब पर किसी सेल द्वारा किया गया कार्य, किसी सेल द्वारा या सेल पर किया गया कार्य प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा, प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा, जिससे आप लोग क्यों पढ़ सकते हैं, प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा व विद्युत वाहक बल अर्थात सेल विभव व विद्युत वाहक बल अर्थात सेल विभव E के गुणनफल के तुल्य होता है। साधारण सी बात है कि भैया ताप और दाब को यदि निश्चित रखा जाए, मानक अवस्था में रखा जाए, किसी सेल द्वारा किया गया कार्य, उस स्थिति में सेल के द्वारा किया गया कार्य प्राप्त होने वाले विद्युत धारा की मात्रा Q व विद्युत वाहक बल अर्थात सेल विभव E के गुणनफल के तुल्य होता है। अर्थात उसको हम लिख सकते हैं, किया गया कार्य क्या है, W, ठीक है, विद्युत धारा की मात्रा Q एंड देन सेल विभव E। इसको एक नए रूप में लिखा जा सकता है NFE। ऐसा क्यों लिखा जा सकता है कि यहाँ Q के स्थान पे NF क्यों रखा गया, तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, चूंकि विद्युत धारा की मात्रा, चूंकि विद्युत धारा की मात्रा बराबर N फैराडे के क्या होती है, बराबर होती है। क्यों, क्योंकि अच्छे से मालूम है, एक साधारण सी रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, Zn इजकल टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। स्थिति में क्या करना चाहिए कि ये एक सेल है, ठीक है, अर्ध सेल है, उसका एक इलेक्ट्रोड है, इस पर जब कार्य किया जाएगा तो विद्युत धारा की क्या होगी, हमें वहां से प्राप्ति होगी। तो उस स्थिति में Zn को जब Zn2+ में परिवर्तित किया गया तो वहां से कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह है वो किसके इक्वल है, N के इक्वल। और F क्या है यहाँ, फैराडे अर्थात 96,500 कूलाम, जिसकी क्या होती है, वैल्यूएशन होती है। उस स्थिति में हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि इस अर्ध सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा कितनी है। तो देन वहां से देख सकते हैं क्या कि विद्युत धारा की मात्रा बराबर 2 गुणा 96,500 कूलाम, अर्थात उससे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 1,93,000 कूलाम विद्युत धारा क्या हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है। अर्थात किसी भी सेल के लिए विद्युत धारा की मात्रा कैसे ज्ञात की जा सकती है, NF के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यहाँ N इलेक्ट्रॉन की संख्या और F फैराडे होता है, एंड देन उस स्थिति में इसको पढ़ा जा सकता है N फैराडे। अर्थात उपरोक्त जो सेल दिया गया है आपके सामने, इसके लिए विद्युत धारा की मात्रा होगी N फैराडे, जिसको कि हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं 1,93,000 कूलाम के द्वारा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से कि NF जो है वो क्या दे रखी है आपको, विद्युत धारा की मात्रा, जिसको कि आप लोगों ने यहाँ पे Q के रूप में लिखा है। अर्थात Q बराबर NF आप लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से। तो देन स्थिति क्या होगी, W बराबर NFE। अब यहां बात करते हैं कि भैया जब कोई सेल कार्य करता है या किसी सेल के द्वारा कार्य करता है, किया जाता है, तो साधारण सी बात है कि ह्यूमन बॉडी से बात करते हैं हम लोग कि जब मनुष्य कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है। और उसकी ऊर्जा के मान में कमी होगी तो ही हमें क्या होगी, कार्य की प्राप्ति होगी। तो देन उस स्थिति में हम लोग यहाँ से एक मतलब अपना थीम बना सकते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके द्वारा कही गई जो बात है उसको यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या कि जब किसी सेल पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। अर्थात किसी सेल के द्वारा किया गया कार्य या सेल पर किया गया कार्य मुक्त हुई ऊर्जा में कमी के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं क्या कि यहाँ किया गया कार्य मुक्त ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होता है। यहाँ किया गया कार्य मुक्त
ऊर्जा में हुई कमी के तुल्य होता है। अर्थात इस बात को दोबारा समझिए, यहाँ किया गया कार्य से मतलब है कि सेल पर किया गया जो कार्य है या सेल के द्वारा किया गया जो कार्य है उसमें मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा है या उसकी जो ऊर्जा है उसमें होने वाली जो कमी है उसके क्या होता है, तुल्य होता है। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, यहाँ किया गया कार्य मुक्त ऊर्जा में हुई कमी के तुल्य होता है। अर्थात साधारण सी बात है कि किसी सेल के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। अर्थात किया गया कार्य किसके इक्वल हो गया, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन के या ऊर्जा में होने वाली कमी के इक्वल हो गया। जहां उसमें लिखा जा सकता है, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1, जहां उसको लिखा जा सकता है W बराबर डेल जी, जी यहाँ होता है गिब्स ऊर्जा और डेल जी से मतलब गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। अर्थात जब कोई कार्य किया जा रहा है तो इस ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी, जिसको कि किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ऋणात्मक चिन्ह मुक्त ऊर्जा में हुई कमी को दर्शाता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा में हुई कमी को दर्शाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस में आगे देखते हैं। अब या इसको जब हम लोग इस किए गए कार्य का विल्वेशन इस डेल जी के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमें नया समीकरण निकलता है, प्राप्त होता है माइनस डेल जी इक्वल टू एन एफ ई, जिसको आप लोग कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2, एक में हमने कार्य की प्राप्ति की और दूसरे में हमने ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन है उसके बारे में क्या की जानकारी प्राप्त की। इससे हमारे सामने एक नई बात उभर कर के आ रही है, क्या कि यहाँ से डेल जी का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक, और विभव का मान अर्थात सेल विभव जो था उसका मान कैसा प्राप्त हो रहा है हमें, धनात्मक। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने ऊपर जो लिखा था स्वतः परिवर्तित प्रक्रम अर्थात अपने आप उसमें परिवर्तित होना या परिवर्तन होना, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से हमारे सामने एक नया कंसेप्ट, एक तथ्य उभर करके आता है कि यदि प्रक्रम आपका स्वतः है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो दर्शा रहा है, तो उसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में हुआ जो परिवर्तन है या जो गिब्स ऊर्जा जो होगी उसका मान आपको ऋणात्मक प्राप्त होगा और सेल विभव जो है उसकी वैल्यूएशन आपको कैसे प्राप्त होगी, धनात्मक। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं अर्थात स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए अर्थात स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए डेल जी बराबर यहां से देखिए कैसा है, ऋणात्मक, नेगेटिव, व ई जिसको आप लोग सेल विभव कहते हैं उसकी वैल्यूएशन आपको कैसी प्राप्त होती है, धनात्मक प्राप्त होती है। इसी प्रोसेस में यदि प्रक्रम आपका स्वतः नहीं होता और प्रक्रम आपका अस्वतः होता, ठीक है, या स्वतः अपरिवर्तित होता, देन उस कंडीशन में यहां पर आपको जो डेल जी है, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, उसकी वैल्यूएशन आपको धनात्मक प्राप्त होती और सेल विभव जो है उसकी वैल्यूएशन आपको यहां से कैसी प्राप्त होती, ऋणात्मक प्राप्त होती है। अर्थात इस वे में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी स्वतः परिवर्तित अगर प्रक्रम है उसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा की वैल्यूएशन ऋणात्मक और विभव की वैल्यूएशन कैसी होगी, धनात्मक। अब देखते हैं समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार सेल विभव की बात करें हम लोग तो उसको लिखा जा सकता है E बराबर माइनस डेल जी बटा एन एफ। इस इक्वेशन में यदि n मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को या n की वैल्यूएशन जो है उसको यदि एक इकाई मान लिया जाए या उसको एक इकाई बता दिया जाए, उस स्थिति में यहाँ n का मान एक इकाई लेने पर, यहाँ n का मान एक इकाई लेने पर आपको एक नई स्थिति देखने के लिए मिलेगी। उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं
ई बराबर माइनस डेल जी बटा एफ, और उसको लिखा जा सकता है और ई इज प्रोपोर्शनल माइनस डेल जी, जिससे कि हमें प्राप्त होता है क्या कि यदि आपका प्रक्रम स्वतः है वह स्वतः परिवर्तित होता है या उत्कर्मणीय है तो उस स्थिति में डेल जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो ऋणात्मक होगा और सेल विभव जो होगा वो आपका कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये तो क्या थी एक तरीके से मानक अवस्थाओं में या एक तरीके से जिसके अंदर मतलब कंडीशंस जो थी वो शर्तें जो थी वो फिक्स नहीं थी। लेकिन बात करें कि यदि आपको एसटीपी सामान्य ताप और दाब पर अगर इस स्थिति को जाना जाए, उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं क्या कि यदि समीकरण 2 को मानक अवस्था में लिखा जाए तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए यहां से, यदि समीकरण 2 को मानक अवस्था में लिखा जाए तो मानक अवस्था से मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उस स्थिति में समीकरण 2 आपके सामने लिखा हुआ है डेल जी नॉट बराबर ये इसकी मानक अवस्था आ गई एन एफ ई नॉट। अगर ये धनात्मक है तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, और ये अगर ऋणात्मक है तो ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो इसको आप लोग कह सकते हैं इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि किसको दर्शाता है, इसकी मानक अवस्था को क्या कर सकता है, दर्शाता है। यहां डेल जी नोट बराबर मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन व ई नोट बराबर मानक सेल विभव होता है। अर्थात ये जो आपके सामने इक्वेशन दी गई है वो क्या है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव के मध्य क्या दर्शा रही है, संबंध को दर्शा रही है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी प्रक्रम या उत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए यदि डेल जी का मान ऋणात्मक होगा तो उसके सेल विभव का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा, और यदि प्रक्रम आपका अनुत्कर्मणीय है तो डेल जी का मान अगर धनात्मक होगा तो जो विद्युत वाहक बल या ई जो है उसकी वैल्यूएशन आपको कैसी प्राप्त होगी, ऋणात्मक प्राप्त होगी। फॉर एग्जांपल एक सेल के माध्यम से हम लोग इसके विभव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सेल लिखा गया है, बताया जा रहा है Zn 2 प्लस CD 2 प्लस NCD, ये जो सेल आपके सामने दिया गया है, ठीक है, इस सेल के लिए बात करें 298 केल्विन ताप पर विभव इसका प्राप्त होता है हमें कितना, प्लस 0.3590 वोल्ट, प्लस 0.3590 वोल्ट। अर्थात इससे मीन क्या निकाला गया, यदि इसका सेल विभव ई की वैल्यूएशन कैसी है, धनात्मक, तो प्रक्रम कैसा हो गया, स्वतः परिवर्तित, और डेल जी का मान यहां पे क्या होगा, ऋणात्मक। तो कह सकते हैं अर्थात यह प्रक्रम स्वतः परिवर्तित है वह इसके लिए डेल जी बराबर ऋणात्मक व ई बराबर धनात्मक होता है। इसी प्रोसेस में यदि इस सेल को रिवर्स कंडीशन में लिखा जाए, ये एक स्वतः प्रोसेस से दर्शाई है, इसमें एक स्वतः परिवर्तन हो रहा है, अगर इसको हम लोग रिवर्स कंडीशन में लिखें तो वहां पर जो प्रक्रम होगा वो कैसा होगा, अस्वतः परिवर्तित, एंड देन उस स्थिति में लिखा जा सकता है CD 2 प्लस Zn एंड Zn 2 प्लस। इस स्थिति में जब इसको पढ़ा जाए, ठीक है, तो उसके लिए 298
केल्विन ताप पर विभव -0.3590 वोल्ट होता है। ठीक है, अर्थात यह प्रक्रम या अभिक्रिया अस्वतः या स्वतः अपरिवर्तित बोल सकते हैं इसको आप लोग, स्वतः अपरिवर्तित या प्रवर्तित होती है। इसके लिए डेल जी बराबर धनात्मक व सेल विभव जो है उसकी वैल्यूएशन कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अर्थात इस इक्वेशन के द्वारा किसी भी सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन है उसकी क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में नेल्सल्ट समीकरण, अर्थात विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में हमने संबंध प्राप्त किया। देन यहाँ से हमने इसको पढ़ा और आपने इसकी इक्वेशन देखी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो सेल विभव के क्या होता है, तुल्य होता है। लेकिन इसके अंदर इसके जो प्रक्रम है उस पर डिपेंड करता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है वो धनात्मक प्राप्त होगी या ऋणात्मक प्राप्त होगी। उसके लिए मैंने आपको स्पष्ट बता रखा है कि दिया गया जो प्रक्रम है यदि स्वतः परिवर्तित होता है तो उसके लिए डेल जी ऋणात्मक होता है और सेल विभव का जो मान होता है वो कैसा प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। दैट्स ऑल। इसके बाद में आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेल्सल्ट समीकरण क्या होता है, कैसे उसको डेरिवेट किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक बार आप उसको देख सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव के बारे में जानकारी प्राप्त की। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। हम आगे चर्चा करते हैं नेल्सल्ट समीकरण की। ठीक है, क्या होता है, किसके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया, दर्शाया गया, दिया गया, किससे संबंधित इसमें जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, एंड आगे इससे संबंधित होने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए नेल्सल्ट समीकरण होता क्या है। नेल्सल्ट इक्वेशन, देखिए कहते किस हैं नेल्सल्ट इक्वेशन, नेल्सल्ट समीकरण जो होता है क्या है। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से हमने गिब्स ऊर्जा के बारे में और सेल विभव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि ऊष्मागतिकी के अनुसार, ठीक है, गिब्स जो ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य से संबंधित होती है। तो देन यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित है। देखो क्या होता है, नेल्सल्ट नामक एक साइंटिस्ट ने किसी सेल का विभव, जो कि पीछे हमने पढ़ा है गिब्स ऊर्जा के साथ में, किसी भी सेल का विभव और उसमें भाग लेने वाली या प्राप्त होने वाली सेल अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने के लिए दिया गया समीकरण होता है। अर्थात फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं इसको, क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के अनुसार नेल्सल्ट ने सेल के विभव व उस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अर्थात उसके अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता में संबंध दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया गया जिसे नेल्सल्ट समीकरण कहा गया। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ऊष्मागतिकी के अनुसार नेल्सल्ट ने सेल विभव व सेल की अभिक्रिया, सेल विभव व सेल की अभिक्रिया में सेल विभव व सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व
उत्पादों की सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नैनेस्ट समीकरण कहा गया। फिर एक बार देख लीजिए डेफिनेशन इसकी क्या होता है। ऊष्मागतिकी के अनुसार थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ने कहा कि नैनेस्ट ने सेल का विभव ई, जिसकी की चर्चा हमने पीछे की है, सेल विभव व सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया गया जिसे नैनेस्ट समीकरण के नाम से जाना गया, जिसे नैनेस्ट समीकरण कहा गया। नैनेस्ट समीकरण को समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक सामान्य उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात सामान्य उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, भाग ले रहे होते हैं, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देन उसके लिए हम एक सामान्य सेल अभिक्रिया लिखते हैं, सामान्य उत्क्रमणीय, सामान्य उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार है। देन लिख सकते हैं उसको, ये एक सामान्य उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया है जो कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का क्या करती है, पालन करती है। और उसके अनुसार हम लोग यहाँ से एक साम्य अवस्था स्थिरांक, एक साम्य अवस्था स्थिरांक क्यों क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया है। कक्षा नंबर 11 चैप्टर नंबर 7 में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। उसमें बताया गया है केसी की वैल्यूएशन, केसी क्या होता है, जिसको कि साम्य अवस्था स्थिरांक कहा जाता है, और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार उसको कैसे अध्ययन किया जा सकता है। तो उसकी बात करें हम लोग कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक केसी क्या होता है, लिख सकते हैं इसको, साम्य अवस्था स्थिरांक केसी बराबर, पीछे पढ़ा है हमने, आपको बताया गया है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों की सांद्रता व अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात क्या कहलाता है, साम्य अवस्था स्थिरांक कहलाता है, जिसको कि कैसे डिनोट किया जा सकता है, केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अर्थात केसी जो है उत्पादों की सांद्रता व अभिकारकों की सांद्रता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। या फिर उत्पादों व अभिकारकों की सांद्रता का जो अनुपात है उसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक के नाम से जानते हैं। इस साम्य अवस्था स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के अंदर एक संबंध पाया जाता है। उस संबंध को हम देखते हैं, क्या होता है उसके अंदर, गिब्स ऊर्जा व साम्य अवस्था स्थिरांक केसी में संबंध को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता, और आसानी से हम लोग लिख सकते हैं उसको, क्योंकि पीछे हमने प्राप्त किया है G बराबर NF
ई, जहाँ ई क्या था, सेल विभव, और सेल विभव को लिख करके या सेल विभव की वैल्यूएशन ज्ञात करके हम लोग आसानी से उसके मध्य क्या ज्ञात कर सकते हैं, संबंध को ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए कह सकते हैं हम लोग कि गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्यावस्था स्थिरांक केसी में संबंध को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, किसके अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार। ऊष्मागतिकी अनुसार कैसे, डेल जी बराबर डेल जी नोट माइनस डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के सी, इसको आप लोग कह सकते हैं साम्यावस्था स्थिरांक के सी व गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मध्य पाया जाने वाला संबंध का जो समीकरण है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको आप लोग नंबर दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, समीकरण नंबर 1। याद यहाँ से हमें डेल जी व डेल जी नोट की वैल्यूएशन, पीछे हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में डेल जी और डेल जी नोट की वैल्यूएशन सामान्य अवस्था और उसकी जो मानक अवस्था थी, दोनों स्थितियों में हमने क्या किया, वहाँ से प्राप्त की है। यदि इसकी वैल्यूएशन को हम लोग क्या करें, इसमें प्रदर्शित करें, इसमें लिखें, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके मध्य जो संबंध है उसको और भी अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कह सकते हैं आप लोग क्या कि डेल जी व डेल जी नोट का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि डेल जी व डेल जी नोट का वैल्यूएशन कितना होता है, हालांकि पीछे आपको बता दिया गया है, एक बार फिर मैं दर्शा देता हूं आपको। डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई और डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट, ये दोनों क्या होती है, इसकी वैल्यूएशन होती है। तो कह सकते हैं समीकरण 1 में डेल जी व डेल जी नोट के मान रखने पर लिखा जाए तो देन उसको लिख सकते हैं एन एफ ई बराबर माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन के सी। ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को यदि हम लोग NF से या प्रत्येक पद को इसके NF से क्या किया जाए, इसको विभाजित किया जाए, तो ये जो समीकरण है हमें नए रूप में प्राप्त होगा। लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण को NF से विभाजित करने पर, तो दोनों स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं, उस स्थिति में पढ़ सकते हैं हम लोग माइनस एन एफ ई बटा एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नोट बटा एन एफ, आगे दे रखा है प्लस आर टी एल एन एन एफ के सी। इसको इस रूप में क्या कह सकता है, लिखा जा सकता है। जब इस समीकरण को संशोधित करके लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा E बराबर ई नोट माइनस आर टी एल एन के सी बटा एन एफ। अब उस स्थिति में इसको आप नंबर दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में यदि हम लोग ln को log कंडीशन में या ln e की जो ln की बेस वैल्यू e है उसको log 10 बेस वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि ln e बराबर 2.303 log 10 के रूप में क्या कह सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं e बराबर ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग के सी। इस रूप में क्या कह सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, जिसको आप लोग नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ ये जो समीकरण दिया गया है इसमें हम लोग बहुत से पद जो हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जहाँ देखिए ई जो दे रखा है वो दे रखा आपको यहाँ सेल विभव, ई नोट जो दे रखा है मानक सेल विभव,
इसी प्रकार से बात करें R गैस नियतांक, जिसका मान होता है 8.314 जूल किलो इनवर्स केल्विन इनवर्स, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार से T यहाँ क्या है, ताप, जिसकी वेल्वेशन होती है 298 केल्विन। इसी प्रकार से बात करें F, इसको पढ़ सकते हैं फैराडे के रूप में, एक फैराडे नियतांक है जिसकी वेल्वेशन होती है 96,500 कूलाम। और उसी स्थिति में बात करें N, अभिक्रिया के दौरान प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ N अभिक्रिया में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस रूप में क्या किया जा सकता है, इसको डिनोट किया जा सकता है। अब हमें क्या है कि यहाँ से RTF तीनों की वैल्यूएशन क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। यदि हम लोग समीकरण 3 में RTF की वैल्यूएशन लिखें तो हमें एक नया पद यहाँ से अब क्या होगा, प्राप्त होगा। तो क्या कह सकते हैं इसमें, समीकरण 3 में RTF के मान रखने पर, RTF के मान जब इसमें रखेंगे तो E बराबर E0 माइनस 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298 बटा N मल्टीप्लाई 96,500 log Kc। ठीक है, जब इसका आप लोग सोल्व करेंगे तो वेल्वेशन आपके सामने निकल कर आएगी, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log Kc। इसे आप लोग बोल सकते हैं समीकरण नंबर 4। इस स्थिति में हमने पीछे Kc की वैल्यूएशन प्राप्त की थी। यदि इस समीकरण में हम लोग Kc के वैल्यूएशन को और रखते हैं तो वहां से प्राप्त होने वाला जो समीकरण है वो क्या कहलाएगा, नैनसर्ट समीकरण कहलाएगा। तो देन कह सकते हैं समीकरण 4 में Kc साम्यावस्था स्थिरांक है, Kc का मान रखने पर, तो देन लिख सकते हैं इसको, E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन N log Kc। Kc की वैल्यूएशन पीछे हमें मालूम है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। तो देन उस स्थिति में लिख सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। उपरोक्त जो समीकरण है जिसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 5, क्या कहलाता है, नैनसर्ट समीकरण कहलाता है। उपरोक्त समीकरण नैनस्ट समीकरण कहलाता है। देन उस स्थिति में देखिए ये इसका सेल विभव दे रखा है और ये है साम्यावस्था स्थिरांक Kc, अर्थात अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। इन दोनों के मध्य संबंध दर्शाने के लिए नैनस्ट ने एक समीकरण दिया जिसे किस नाम से जाना गया, नैनस्ट समीकरण के नाम से जाना गया। एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं फास्टली, उसको देख लीजिए। कहा गया उष्मागतिकी के अनुसार नैनसर्ट ने सेल विभव व सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया जिससे कि क्या कहा गया, नैनसर्ट समीकरण। नैनसर्ट समीकरण को सामान्य उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया के द्वारा समझा जा सकता है, जो कि रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है। ठीक है, इस रिएक्शंस के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं क्या कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार ये जो रासायनिक अभिक्रिया है जो कि साम्यावस्था में पाई जा रही है उसके लिए एक स्थिरांक होगा Kc। देन उस Kc को आप लोग पढ़ सकते हैं, Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B के रूप में आप लोग लिख सकते हैं।
हैं उसको दर्शा सकते हैं। अभी भैया बात करते हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक जो केसी है वो क्या करता है कि पीछे की और अध्ययन किया गया गिब्स जो ऊर्जा है उसके साथ एक संबंध दर्शाता है। वो संबंध दर्शाते हुए एक इक्वेशन दर्शाता है। उस कंडीशन में वो इक्वेशन हमें मिलती है उष्मागतिकी के अनुसार। पीछे की क्लास में हमने इसको पढ़ा है। तो देन उस स्थिति में देख सकते हैं डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के सी, जो कि इसके संबंध को वो क्या करती है दर्शाती है। यदि इसको नंबर देती है समीकरण नंबर 1। इस समीकरण में डेल जी और डेल जी नोट के मान रखने पर, जो कि कहां से प्राप्त हुए हैं इसी क्लास में मैंने पीछे इसको अध्ययन किया है, तो उस स्थिति में दोनों की वैल्यूएशन थी डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई और डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट। इनकी वैल्यूएशन जब इसमें रखी जाती है तो नया समीकरण हमारे सामने आता है माइनस एन एफ ई बराबर माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन के सी। इस समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में NF से क्या किया जाए, भाग लगाया जाए या NF से समीकरण को विभाजित किया जाए तो उसका रिजल्ट निकल करके आएगा जो आपके सामने लिखा गया है माइनस एन एफ ई अपॉन एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नोट बटा एन एफ प्लस आर टी एल एन के सी अपॉन एन एफ। यहाँ से अब इसको सोल्व किया जाए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नई समीकरण मिलेगी हमें ई बराबर ई नोट माइनस आर टी एल एन अपॉन एन एफ के सी। इसको कहा गया समीकरण नंबर 2। उसी स्थिति में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं समीकरण नंबर 2 जो है उसमें जो एल एन है उसको लोग में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ एल एन की जो बेस वैल्यू ई है उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं 2.303 लोग की बेस वैल्यू 10 के रूप में क्या कह सकते हैं उसको लिखा जा सकता है। लोग 10 का मान 1 होता है, उस स्थिति में इसको 1 माना जा सकता है। ठीक है, तो उस स्थिति में कह सकते हैं हम लोग ई बराबर ई नोट माइनस 2.303 आर टी एन एफ लोग के सी। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 3। उपरोक्त समीकरण में हम लोग इन तथ्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ई सेल विभव, ई नोट मानक सेल विभव, आर गैस कांस्टेंट इसको 8.314 वैल्यूएशन होती है इसकी, टी टेम्परेचर है इसको बोलते हैं 298 केल्विन, देन एफ फेराडे है जिसकी वैल्यूएशन होती है 96,500 कूलाम, एन जो है अभिक्रिया के दौरान प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इस समीकरण नंबर 3 में आर टी एफ के मान जो हमने यहाँ से प्राप्त किए इनकी वैल्यूएशन इसमें रखते हैं तो इसका रिजल्ट निकल करके आता है ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग के सी, जिसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में के सी का मान रखने पर ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी हमें प्राप्त होता है, जो कि क्या है एक प्रकार का नैनसेट समीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। ये जो समीकरण आपको दिया गया है इस समीकरण से आप लोग 3 चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। एक तो सेल विभव की गणना कर सकते हैं, मानक सेल विभव की गणना कर सकते हैं और साम्य अवस्था स्थिरांक केसी की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जो कि एक पूर्ण सेल अभिक्रिया और अर्ध सेल अभिक्रिया दोनों के लिए क्या होती है, लागू होती है। उन दोनों की वैल्यूएशन आप लोग इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे संबंधित जानकारी बहुत बार मांगी गई है और बहुत बार इसके संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो कि आगे की क्लास में क्या किए जाएंगे, सोल्व किए जाएंगे। इससे संबंधित जो भी 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।